स्वागतम सुस्वागतम. आज 17 ऑगस्ट 2021 रोजी आपण डॉक्टर एस आर रंगनाथन यांच्या बर्थ ॲनिव्हर्सरी निमित्त एलोकेशन कॉम्पिटिशनचे आयोजन या ठिकाणी केलेले आहे. आज आपण या ठिकाणी चेंजिंग फेस ऑफ लायब्ररीज इन द डिजिटल एज या विषयावर आपण एलोकेशन कॉम्पिटिशन आयोजित केलेली आहे. डॉक्टर एस आर रंगनाथन ज्यांना फादर ऑफ लायब्ररी सायन्स म्हणतात, त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त आपण दरवर्षी 12 ऑगस्टला ग्रंथालयात बुक एक्झिबिशन आणि पोस्टर एक्झिबिशन हे कार्यक्रम आयोजित करतो. परंतु या वेळेला कोरोना काळाच्या कारणाने आपण ते आयोजित करू शकलो नाही. त्या अनुषंगाने आपण यावर्षी आभासी पद्धतीने का होईना आपण एलोकेशन कॉम्पिटिशनचे आयोजन या विद्यार्थ्यांसाठी आपण केलेले आहे. त्या अनुषंगाने आपल्याला मुलांचे बरेच पार्टिसिपेशन मिळालेले आहे आणि ही स्पर्धा आपण या ठिकाणी इथे सुरू करण्यात येते आहे. आजच्या एलोकेशन कॉम्पिटिशनला आपल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅडम या ठिकाणी आपल्याला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आहेत. तेव्हा मॅडमचे स्वागत करण्यासाठी मी हेमंत खेडीकर सरांना विनंती करते की त्यांनी या ठिकाणी मॅडमचे स्वागत करावे. धन्यवाद सर. वेलकम मॅम. तसेच आजच्या एलोकेशन कॉम्पिटिशन करता आपल्याला परीक्षक म्हणून डॉक्टर हिरालाल मेश्राम सर, असोसिएट प्रोफेसर किरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क या ठिकाणी आपल्याला लाभलेले आहे. तेव्हा सरांच्या स्वागतासाठी मी संदीप राणे सरांना विनंती करते की सरांचे स्वागत करावे. तसेच आणखी परीक्षक म्हणून आपल्याला डॉक्टर अर्शिया सय्यद मॅडम या ठिकाणी आपल्याला लाभलेले आहे, असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ किरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क. तर मॅडमच्या स्वागतासाठी मी स्मिता बेलावे मॅडम यांना विनंती करते, त्यांनी मॅडमचे स्वागत करावे. धन्यवाद मॅम. डॉक्टर एस आर रंगनाथन यांच्या निमित्त सांगायचं झाले तर फाईव्ह ऑफ लायब्ररी सायन्स हे त्यांनी आपल्याला निर्माण करून दिलेले आहे. त्याचे ग्रंथालय क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी त्यांनी केलेली असून ग्रंथालय क्षेत्राला त्यांनी नवीन स्वरूप प्राप्त करून देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. दरवर्षी त्यांच्या जयंतीनिमित्त आपण हा कार्यक्रम साजरा करतोच. 12 ऑगस्ट हा त्यांचा जन्मदिन असून आपण हा कार्यक्रम थोडा आजच्या डेटला करतो आहे, पण हे आपलं एलोकेशन कॉम्पिटिशन असून आपल्याला आभासी पद्धतीने हे आपण या ठिकाणी करतो आहे. तेव्हा आजच्या कार्यक्रमाला आपण डॉक्टर एस आर रंगनाथन विषयी विद्यार्थ्यांना किती माहिती आहे हे जाणून घेऊया. त्याकरता मी आपल्या महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी ऐश्वर्या मिश्रा BSW सेकंड इयर हिला विनंती करते की थोडी त्यांनी डॉक्टर एस आर रंगनाथन यांच्या जीवनावर थोडा प्रकाश टाकावा. Thank you, ma'am. So, Dr. S. R. Ranganathan, in full, Shyali Ramamitra Ranganathan was born on 9th August 1892 in Madras. Indian librarian, mathematician, educator, who was considered the father of library science in India and whose contributions had worldwide influence. His most notable contributions to the field were his 5 laws of library science and the development of the first major faceted classification system, the colon classification. He is considered to be the father of library science, documentation and information science in India, and is widely known throughout the rest of the world for his fundamental thinking in the field. He has also got Padma Shri in 1957. His birthday is observed every year as the National Librarian Day in India. According to Dr. Ranganathan, a library is a public institution or establishment charged with the care of collection of books and the duty of making them accessible to those who require to use them. The definition of a library given by Dr. Ranganathan makes us to understand the status of library in the society. Hence, the purpose of library is to serve the society through the records of human thoughts, ideas, and expressions by making them available as and when required by the member of the society, as well as preserve them for the
coming generations, as those records are the intellectual wealth of the society. So he is an inspiration for all of us, and that's why we are celebrating his birth anniversary today itself. So thank you. थँक्यू ऐश्वर्या. ऐश्वर्याने सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला डॉक्टर एस आर रंगनाथन यांचे कार्य आपल्याला समजले आहे आणि त्यांचा ग्रंथालय क्षेत्रात मोलाचा वाटा नक्कीच आहे. आणि त्यांचा जन्मदिन हा राष्ट्रीय ग्रंथालय दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. तर चला मग जास्त वेळ न घेता आपण आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया आणि आपल्या पार्टिसिपंट्सनी आपल्याला जे मनोगत व्यक्त केलेले आहे त्यांच्या वक्तृत्व स्पर्धेद्वारे ते आज आपण इथे आभासी पद्धतीने आपण या ठिकाणी सुरुवात करूया. त्याकरता पुढच्या कंपेअरिंगसाठी मी ऐश्वर्या मिश्रा याला माईक हँड ओव्हर करते. तो हमारी पहली पार्टिसिपेंट है प्रिज्म राहुले फ्रॉम BSW सेकेंड ईयर. नमस्कार, मी BSW सेकंड इयरची विद्यार्थिनी प्रिझम गुलाब राहुले आपले मनोगत व्यक्त करू इच्छिते. वेळ हा कुणालाही धरून ठेवत नाही. वेगाने तो पळतच असतो. मागील 2 वर्षसुद्धा सगळ्या गोष्टींची धावपळ सुरू होती. बदलते राहणीमान, बदलती शिक्षण व्यवस्था यामध्ये माणूस तो गुंतलाच खराच. शिक्षण घेत असताना पुस्तके महत्त्वाची असतात. डिजिटल युगात, डिजिटल शिक्षण प्रणालीत, डिजिटल ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाला. त्यातच ई-लायब्ररी महत्त्वाचे झाले. ग्रंथालय आणि तिथे बसून अभ्यास करणारे विद्यार्थी आता डिजिटल युगात ओसाड होत आहे. ग्रंथालयाचे बदलते स्वरूप. डिजिटल युगात सगळ्याच गोष्टी एका क्लिकवर उपलब्ध होतात. ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीत ह्या गोष्टी सध्या झाल्या की ई-लायब्ररीला महत्त्व दिलं जाऊ लागले. बदलत्या वेळेनुसार राहणीमानसुद्धा बदलावे लागले. बदलत्या याचे फायदे आणि नुकसान दोन्ही बघायला मिळते. पण जे महत्त्व ग्रंथालयातलं आहे ते आजतोवर तितकेच महत्त्वाचे आहे. उलट ते ॲडव्हान्ससुद्धा झाले आहे. यात विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावे ते नक्कीच. थँक्यू. अब हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सेजल वहाने BSW सेकेंड ईयर से.
डिजिटल युगात ग्रंथालयाचे बदलते स्वरूप. ग्रंथालय म्हणजे सर्वसाधारणपणे सर्व प्रकारची छापील तसेच हस्तलिखित माहिती साधने एकत्रितपणे ठेवण्याची जागा होय. वाचन, वाचक, साहित्य आणि कर्मचारी हे ग्रंथालयाचे 3 घटक आहेत. आधुनिक काळात ग्रंथालयाची संकल्पना बदलून ती माहितीची देवाणघेवाण करणारी संस्था अशी झाली आहे. बदलत्या काळात दृकश्राव्य माध्यमे ही ग्रंथालयामध्ये दिसून येतात. आज डिजिटल ग्रंथालय ही संकल्पना रूढ आहे. नवीन ग्रंथालयाचे स्वरूप हे संगणकीय होत आहे. आंतरजालावरील माहितीचा शोध शक्य होतो. तसेच योग्य ह्या ग्रंथालयाच्या संकेतस्थळावर माहितीचा शोध घेता येतो. आज संपूर्ण जगामध्ये डिजिटल ग्रंथालयाच्या साहाय्याने जगभरातील अनेक मोलाचे ग्रंथ हे ग्रंथालयातून वाचता येणे शक्य झाले आहे. आज माहिती प्रसारणाच्या क्षेत्रामध्ये मोठे बदल झाल्यामुळे त्या दृष्टीने ग्रंथालय ही वेगवेगळ्या पद्धतीने विकसित होत आहे. कमीत कमी वेळेत ते बदलून ते साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ज्ञान साधनांचा वाढलेला आवक, प्रशासनासाठी प्रचंड उपलब्ध माहितीतील वाढ, ग्रंथालयाच्या आर्थिक समस्या इत्यादी सारख्या अनेक घटकांचा विचार करता विविध प्रकारच्या सेवांचे आयोजन ग्रंथालयांना करावे लागते. ग्रंथालयाची भूमिका आता बदलत आहे आणि त्याचबरोबर ग्रंथपालाची भूमिका देखील. तथापि ग्रंथालयाचे मुख्य कार्य आता केवळ पुस्तके ठेवणे नाही, तर त्याची निवड आता डिजिटल स्वरूपात करण्यात आलेली आहे. इलेक्ट्रॉनिकरित्या संग्रहित आणि पुनर्प्राप्त माहितीचा वापर करून तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे संरक्षण आणि विद्यार्थी माहितीमध्ये प्रवेश, पुनर्प्राप्ती आणि विचार करण्यात सक्षम झाले आहे. इंटरनेटद्वारे माहितीच्या तात्काळ प्रवेशामुळे संगणक प्रदाता असलेल्या कोणालाही मोठ्या प्रमाणावर माहिती किंवा डेटा उपलब्ध झालेला आहे. माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान ही एक संमिश्र संज्ञा आहे, ज्यामध्ये 3 महत्त्वाच्या संकल्पनांचा समावेश आहे. ICT समजून घेण्यासाठी 3 संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. माहिती म्हणजे अनेक लोकांसाठी अनेक गोष्टी संदर्भानुसार वैज्ञानिकदृष्ट्या माहिती प्रक्रिया डेटा आहे. निर्णय घेण्यास सहाय्य करणारी माहिती अशीही शीतलपणे परिभाषित केली जाऊ शकते. माहिती जरी अमूर्त असली तरी ती एक वस्तू म्हणून देखील दृश्यमान केली जाऊ शकते, जी खरेदी किंवा विकली जाऊ शकते. संप्रेषण म्हणजे लोकातील कल्पना, तथ्य, मते, दृष्टिकोन आणि विश्वास याची देवाणघेवाण होते. ते एकतर्फे करत नाही. संदेश पाठवण्यासाठी एक प्रेषक असतो आणि उर्वरित एक संदेश पाठवण्यासाठी एक प्रेषक असतो आणि उर्वरित एक्सचेंज कसे चालू ठेवायचे यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी प्राप्तकर्ता असणे आवश्यक असते. तंत्रज्ञानाचा अर्थ असा की वैज्ञानिक ज्ञानाचा वापर साधनाचा शोध लावण्यासाठी केला जातो, जो मानवाला पर्यावरणीय धोका आणि आरामात अडथळे दूर करण्याच्या प्रयत्नात मदत करतो. या संदर्भात तंत्रज्ञान, संगणक, दूरध्वनी, सेल फोन, दूरदर्शन, रेडिओ इत्यादी गोष्टीचा संदर्भ घेता येतो. म्हणून माहिती संपादन, विश्लेषण, हाताळणी, साठवण आणि वितरण केलेले आहे. माहिती क्रांती अनेक वर्षापासून सुरू आहे. जगभर आता त्याचा प्रभाव प्रचंड आहे. या क्रांतीमुळे माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे अभिसरण घडले आहे. जागतिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. विद्यापीठाच्या ग्रंथालयावर माहिती क्रांतीच्या परिणामाचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे ग्रंथालयाचा वापर. अभ्यासक्रम शिकवणे हा अभ्यासक्रम ज्याची उद्देश ग्रंथालयाचे विज्ञान करणे आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रभावीपणे वापर करता यावा हे शिकवणे हे होते. उदाहरणार्थ अभ्यासक्रम माहिती साक्षरतेने बदललेला आहे. ग्रंथालयामध्ये संरक्षण, कॅटलॉगिंग प्रणालीवर कठोर प्रशिक्षण घेतो.
इंटरनेटमध्ये सामान सामग्री अनेक भिन्न वापरकर्त्यांसाठी एकाच मिनिटाला किंवा एकाच सेकंदाला त्याच तासाने जगभरात उपलब्ध आहे. डिजिटल युग हे तंत्रज्ञानाचे विशिष्ट आहे, जे अर्थव्यवस्था आणि समाजातील ज्ञानाच्या उलाढालीची गती आणि रुंदी वाढवतो. डिजिटल युगाला उत्क्रांतीच्या प्रणालीचा विकास म्हणून पाहिले जाऊ शकते. डिजिटल लायब्ररी या शब्दाचे विविध प्रकारचे संभाव्य अर्थ आहेत, ज्या पारंपरिक लायब्ररीमध्ये सापडलेल्या साहित्याच्या डिजिटल संग्रहापासून सर्व डिजिटल माहितीचा संग्रहासह सर्व माहिती उपयुक्त बनवणाऱ्या सेवा. डिजिटल लायब्ररीच्या अनेक व्याख्या असल्याने इलेक्ट्रॉनिक लायब्ररी आणि व्हर्च्युअल लायब्ररी सारख्या संज्ञा सहसा समानार्थी वापरल्या जातात. डिजिटल लायब्ररी ही हायपरटेक्स्ट वातावरणामुळे काम करणाऱ्या लोकांसाठी एक मोठा डेटाबेस आहे. हे एक वातावरण आहे जे डेटा, माहिती आणि ज्ञानाची निर्मिती, साठवण, जतन, प्रसार आणि वापर संपूर्ण जीवनचक्राला समर्थन देते. डिजिटल लायब्ररी ही अशी संस्था आहे जी विशेष कर्मचाऱ्यासह संसाधने प्रदान करते. अर्थ लावणे, वितरित करणे, अखंडता जतन करणे आणि चिकाटी सुनिश्चित करणे. डिजिटल लायब्ररी म्हणजे डिजिटल केलेल्या साहित्याचा एक संघटित संग्रह आहे. डिजिटल स्वरूपात त्याचे धारण जे नेटवर्कवरील संगणकाद्वारे TCP, IMP किंवा इतर प्रोटोकॉलवरून प्रवेश करता येते. मल्टीमीडिया आणि इतर प्रकारच्या संसाधनाचा संघटित संग्रह संसाधने संगणक प्रवेशयोग्य स्वरूपात उपलब्ध आहेत. संपादन, साठवण, जतन, पुनर्प्राप्तीचा कार्य डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे केला जातो. बहुत अच्छा सेजल. अब हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है ऐश्वर्या मिश्रा. Hello everyone, this is Aishwarya Mishra from BSW second year, and the topic is about the changing face of libraries in the digital age. A library is a collection of materials, books or media that are easily accessible for use and not just for display purposes. Libraries have existed since the time of the ancient Greeks. Academic libraries are changing in response to changes in the learning and research environment and changes in the behavior of library users. The changes are evolutionary. Libraries are adding new digital resources and services while maintaining most of the old traditional resources and services. Libraries have been changing, and for some time, as technology changes and users adapt to meet them, libraries are not unaffected. Many of the traditional functions of academic libraries are maintained, such as physical repositories and research assistants. However,
With the advent of huge technological advances, these areas have had to adapt and expand into the digital information age. The need, of course, has become about meeting the demands of an increasingly technology reliant society. However, the reason libraries have had to adapt into this posture has partly been in response to their traditional roles being relinquished. Libraries used to the storehouses of information. The Great Library of Alexandria was, for instance, counted one of the greatest man made wonders of the world because of its huge storehouse of information. Such was the regard that when the library burned to the ground in the late Hellenistic period, the world lost a huge portion of its collective recorded history and knowledge. To this day, librarians still carry a somber disappointment look about them when the topic arises. A new but not altogether different way. Many librarians have seen this change and relinquishing of roles as something that has rushed upon us. And those of us who are younger and see this change as inevitable have admittedly had the benefit of hindsight to make that claim. There is a generational gap in libraries and amongst librarians. Not unlike in the main disciplines that academic libraries like us serve. Particularly in the discipline of law, there are monolithical elements which are a positive edifice maintaining a solid status quo of integrity and tradition. But there are other positive forces promoting change within the discipline, such as the use of technology to service and innovate alongside that solid traditional core. There is a room for change, although it is natural for many to resist it. Libraries are more and more becoming hubs of information, digital and physical. The library is the space for those who need or want to move past a Google search and access resources that are more specific, more authoritative, and more highly regarded than the unverified mass of Google results. Libraries are adding new digital resources and services while maintaining most of the old traditional resources and services. Finding and funding the appropriate balance of digital and traditional initiatives challenges strategic and financial planners. Library administrators feel pressured to respond to the transforming needs and expectations of users, and in some cases are pressured by university and college administrators to account for their expenditures and demonstrate the outcomes they achieve. Data are required to respond to these pressures, find the appropriate balance, and plan for the future. Libraries need data to justify their existence, secure resources, advocate their initiatives, and know what's happening. We need data that illuminate not only how but also why libraries are changing. If we are to explain shifting patterns of library use, envision the trajectory of our evolutionary path, and win or bolster support for the changing directions of academic libraries. So, digital age, digital library. Thank you. अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है दीपांकर भोजनी फ्रॉम MSW फर्स्ट ईयर. I'm Dipankar Bhojne from MSW first year. So I will be talking about the change in the forms of library in digital era or digital age. So I think this topic has two sides.
first we have to focus on the like what is a digital era means. So talking about it, I mean from last 10 years in a country, it has seen a drastic change in digitalizations. Talking about the e-commerce site or like e-payments, like paying online bills or any money through the online mode. So we can see that there is a drastic change in online behavior of so what the basic definition of library is that we will go to some place which has a lot of books in store, and we will like there will be like librarian sittings around it, and they will be helping you to access those books. But now in the situation like a pandemic, the libraries has been shut down across the country, and you cannot access the libraries physically. So I think digitalization is good in its own terms. Like you can access the library anywhere, anytime. There is no physical contact in that. And then there are a lot of online portals, online library portals like eGAN Coach and National Digital Library of India, which allows you to access the books anywhere, anytime, at any place. So I don't think so, it don't have any barrier that you have to go to the physical library. And then there are a lot of ebooks, like the word e matters a lot today, because we can see that there are e-certificates, e-payment, e-commerce, and then now the thing is with the library as well, that e-library or e-books that is available on the library platforms. So I think digitalization made the library systems, library information systems much more bigger than ever. And also you can access to like any library. I'm sitting in India. You can access to the library from like across the globe. So it has like some good features. Those who wanted to access the books in any subject or domain or area of interest. So yes, and now talking about the what major impact that hasn't have on the physical lab, and there are no like library goers. For example, the place where I live reside. So a nearby library is there, Panchashil Library, which was very famous in like say past 10 or 20 years. So but now the library is seen like empty, and also it has affected the manpower as well, that the library and the people those who wanted to assist you for the books. And I think there has been a little decrease in that, and also the physical libraries has been shut down. There are many cases all over the country. I think there is a need to balance the both, because I think if we have the like a new age consumer for the e-library, those who have a thirst of reading book in anywhere, anytime, and they are tech savvy. So they do have the options to access the books, but also there are people those who in India, those who can't access the internet facilities or cannot read e-books on their say tablet, PC, or mobile phones. Also there is some problem reading the books online or in ebooks format, because see from childhood we have the habit of reading the books like physically. Some of there are people those who wanted the books or novels, till now they buy from online or offline mode. So they want a book, physical book to read. So with the digitalization in the library, I think there are a lot of things that we can do. First of all, we have to balance the both. If we have the access to some particular books online, so it should be made available on the offline basis as well. And then, as I said, there are like a lot of people those who wanted to access the books offline as well. Even in the colleges, some who are like in the pandemic situation, those who are residing out of their say wherever their college are, so they can access these books on from their home, from their town,
no matter where their colleges are. And also those people who wanted to access the library also had the fair amount of chance to go to the library and access that books. So I think it should be balanced. It should be balanced. There is no need that the digitalization will take over such things. I mean, with the advancement of the technology, like artificial intelligence, machine learning, and whatnot, there are a lot of ample of things available today online, but those are not authentic. Those are not from the authentic source. So here the questions are that the books we are reading, because in online format as well, there are a lot of books which has been reported a fake copy or second hand copy, which makes a lot of mistake. Like for example, a competitive, if we think about the competitive exams, so there are a lot of books available of reputed um, publisher. So people are accessing those books online, or they are like buying those books online, but the authenticity should be checked, because I think there are a lot of fake copies available and there are a lot of mistakes available in the books. So I think yes, the quality of the books, or the some quality, yeah, so the quality of the books has been hampered by this like online segment. But then it should be checked, it should be properly monitored. I think then there will not be any issue. There are a lot of advantages to digital side as well, like information access, information management systems, and also the say if we go to the library, so there are a lot of hustle and bustle of like finding out the books. But in online mode, if you have an app, you can find out very easily. Also you can check onto that key when do you have to return the books. So I know, so I think there should be a balance, and there should be a mix of both, of a traditional and digital library both. So I think yeah, we are facing some major changes in the form of digitalization. But yes, the people will be there to access the authentic and original books in the physical library as well. So I think after like 10 or 15 years, there will be a robot working in the library and assisting you and helping you out for the books. But then as I told that key, there should be a human touch, because the library, a person having this knowledge of the books and sharing the knowledge of books. Because if you go to the library, if you go to the local library as well, so there is a suggestion that come across from the librarian, that which book should we like to read, or they also give some suggestions that this book is very good, this book will help you. So I think there is an human touch to it, and I think it should be there, it should be there, it is very necessary, because then no robo or no digital facilities can help you with that. So yes, that is the a key aspect of the library systems. So but then also the people who are facing some issues going to the library and also accessing to the books. And so I think digital in digital era, library has become a big than ever. So here's my opinion for the topic. Thank you. कि बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया दीपांकर भैया ने। अब हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है त्रिवेणी कटरे फ्रॉम BSW सेकेंड ईयर। नमस्ते, मेरा नाम त्रिवेणी कटरे BSW सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। हमारे लाइब्रेरी द्वारा आयोजित वक्तृत्व स्पर्धा में आज का मेरा विषय है डिजिटल युग में बदलते पुस्तकालयों का चेहरा। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे प्राचीन काल से एक प्रथा चलती आ रही है कि हम
लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में जाने के बाद शांत वातावरण में वहाँ से अपने पुस्तकें लेकर उनसे एक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जैसे हम धीरे-धीरे, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारी जो पुस्तकालय थे, हमारे जो पुराने पुस्तकालय थे, वह अब धीरे-धीरे ई-पुस्तकालयों में रूपांतरित होते जा रहे हैं। ई-पुस्तकालयों का अर्थ है कि हम मोबाइल और लैपटॉप की मदद से जानकारी प्राप्त करते हैं, वहाँ अपनी पुस्तकें खरीद कर उन पुस्तकों से मोबाइल और लैपटॉप में पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये बातें याद रखनी होगी कि जो प्रभावी जानकारी हमें उन पुस्तकों से, जो पुस्तकालय में हम पढ़ते थे, उन पुस्तकों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती थी, वह जानकारी अभी हमें इन पुस्तकों से प्राप्त तो हो रही है, अत्यंत कम समय में प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी वह उतनी प्रभावी नहीं है जितनी प्रभावी होनी चाहिए। वह हमारे दिमाग में उतने समय तक के लिए नहीं रह सकती जितने समय तक हम अगर अपने हाथों में पुस्तक लेकर उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ते हैं और उसकी एक-एक बात को याद रखते हैं, वह हमारे दिमाग पर बहुत प्रभाव डालता है और हमें बहुत लंबे समय के लिए याद रहता है। जैसे कि आज का जो हमारा कोरोना युग चल रहा है, इस कोरोना युग में हमें ई पुस्तकों ने बहुत मदद की है। ई पुस्तकें और ऑनलाइन शिक्षा ही है जिसके मदद से आज का विद्यार्थी पढ़ पा रहा है और आज के विद्यार्थी को शिक्षा का लाभ प्राप्त हो पा रहा है। यही एक कारण है जो हमारा विद्यार्थी और भी और मोबाइल और इसमें पढ़ने के लिए मोबाइल और लैपटॉप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए ई पुस्तकें का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो ई पुस्तकों का कुछ अधिक दुष्परिणाम भी नहीं है और इसके सकारात्मक परिणाम तो बहुत है कि हमें इससे जानकारी जल्दी ही प्राप्त हो जाती है और विश्व स्तर पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। हम किसी भी जानकारी को किसी भी समय पर खुद प्राप्त कर सकते हैं और इसमें हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और हमें इसके लिए अपना बहुत ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता है कि हमें अपना समय देना है और कहीं जाना है, जाकर पढ़ना है, ऐसा हमें नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें पढ़ाई तो ज़रूर करनी है, लेकिन हमें प्रभावी पढ़ाई करनी है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, इसके कुछ दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार से है कि आजकल छोटे-छोटे भी पढ़ाई करनी है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, इसके कुछ दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार से है कि आजकल छोटे-छोटे बच्चों को मोटे-मोटे से चश्मे लगने लगे हैं। इसका कारण यही है कि जो हमारा अ, मस्तिष्क है और जो हमारी आँखें हैं, इस पे रेडिएशन का प्रभाव पड़ रहा है। जो रेडिएशन हमारे फ़ोन से और हमारे लैपटॉप से, उसके जो प्रकाश से हमारे आँखों पर पड़ता है, इस कारण हमें चश्मे लग जाते हैं और हमें इसका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ाई फ़ोन पर कर रहे हैं, इसमें हमें इधर-उधर जैसे कि हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हम अपनी पूरी एकाग्रता से पूरी अपनी जानकारी प्राप्त कर पाएँगे। हमारे फ़ोन में ऐसी और प्रकार की वस्तुएँ होती हैं, जहाँ हमारा ध्यान बँट जाता है और हमारा ध्यान बार-बार उनकी ओर चला जाता है। हम पढ़ते-पढ़ते जैसे ही कोई नोटिफ़िकेशन आता है, वैसे ही हम पढ़ते-पढ़ते वहाँ चले जाते हैं। पहले उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर से पढ़ने लग जाते हैं। इसमें तो हमारा ध्यान बँट ही गया। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह उतनी प्रभावी तो हो नहीं सकती। लेकिन जब हम एक पुस्तकालय में जाकर वहाँ एक पुस्तक लेकर पढ़ते हैं, तो हमारा पूरा एकाग्रता से वहाँ मन रहता है। हमारा फ़ोन हमारे पास में नहीं होता है, हमारा ध्यान पूरी तरह पुस्तकों में लगा होता है और हम आराम से अपने लिए अपनी उचित जानकारी और ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, जिससे हमारे ध्यान में वह चीज़ बहुत अधिक समय के लिए रहती है और हमें उस ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है और हम उस लाभ का इस्तेमाल कुछ अच्छे काम के लिए कर सकते हैं, अपनी प्रगति के लिए कर सकते हैं और आगे चल के हमारा भविष्य उज्जवल ही उज्जवल होगा। और यही मैं कहूँगी कि हमें पूरी तरह से ई पुस्तकों को बंद नहीं करना है। हमें, क्योंकि हमारा जो पहला
जो हमारा उद्देश्य है, वह हमारा पहला उद्देश्य है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करना अर्थात चाहे फिर वो हमें ई पुस्तकों से मिले या फिर पुस्तकालयों से मिले, लेकिन हमें ज्ञान तो प्राप्त करना ही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करिए जो हमारे दिमाग पर ज़्यादा समय के लिए प्रभाव डालकर रख सके और हमें मदद कर सके जब भी हमें उस जानकारी की ज़रूरत पड़े। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है। शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। धन्यवाद। बहुत अच्छा त्रिवेणी। अब हमारी लास्ट पार्टिसिपेंट है खुशी नंदवंशी, BSW फर्स्ट ईयर से। मैं खुशी नंदवंशी BSW मैं खुशी नंदवंशी BSW फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है बदलते युग में बदलते पुस्तकालय। आज मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। लाइब्रेरी शब्द सुनते ही हर कोई व्यक्ति के दिमाग में इसका हिंदी अर्थ आ जाता है, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। लेकिन आज इस समय में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने के कारण कई पुस्तकालय इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जिन्हें हम डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया में लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसे में डिजिटल लाइब्रेरी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से मैं अपना विषय प्रकट करना चाहती हूँ। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे अभ्यासी लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, यह एक प्रकार का ऑनलाइन पुस्तकालय है। इस प्रकार की ऑनलाइन पुस्तकालय के जरिए लोग इंटरनेट के माध्यम से अपने घरों में बैठे हर प्रकार की पुस्तकों को आसानी से पढ़ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में कई प्रकार के दस्तावेज और सॉफ्ट कॉपी को CD में PDF फॉर्मेट मैसेज किया जाता है, जिसके जरिए इंटरनेट पर कई प्रकार की आर्टिकल, बुक, इमेजेस, मैगजीन्स इत्यादि को आसानी से देख सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट पर कई प्रकार की ऐसी पुस्तकालयों का समूह है, जहां से आप अपने मन से पसंदीदा बुक आसानी से पढ़ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी को एक तरह की वर्चुअल लाइब्रेरी माना जाता है। दूसरे शब्दों में इस हाइब्रिड लाइब्रेरी और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें हर प्रकार की सामग्री मिलती है। डिजिटल लाइब्रेरी से सबसे ज़्यादा कैटेगरी पुस्तकों से लेकर आर्टिकल भी शामिल हैं। इसमें मीडिया या फाइलों को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया गया है और उन्हें प्राप्त करने के लिए विशेषताएं भी मौजूद है। डिजिटल लाइब्रेरी में कंटेंट को स्थानीय रूप से संग्रहित किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी में ऑनलाइन कई रिपोर्ट का संग्रह होता है, जो केवल ऑनलाइन ही उपस्थित होता है। इन ऑनलाइन संकरण को आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इन रिसोर्ट के फॉर्मेट की श्रृंखला को बदला जा सकता है और पुनः अपडेट किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी के फायदे बताना चाहती हूँ। डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोगकर्ताओं को फिजिकल रूप से लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं होती। वह दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। डिजिटल लाइब्रेरी कभी भी बंद नहीं होती, यह 24 घंटे पूरे साल चलती है। डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में गिरावट देखने को नहीं मिलती और किसी भी पुस्तक की सड़ी कॉपी भी बनाई जा सकती है। डिजिटल लाइब्रेरी में आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो आप आसानी से अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इस कोरोना काल में हमें डिजिटल लाइब्रेरी की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत समझ में आई है, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी
की ज़रूरत इसलिए भी समझ में आती है क्योंकि कोरोना काल में एक नियम है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके कारण हमारे बच्चे पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, इसलिए यह बहुत कारगर साबित हुई है। वैसे तो डिजिटल लाइब्रेरी पहले भी थी, जैसे कि किंडल या अमेज़ॉन, लेकिन अभी इस कोविड काल में इसकी बहुत उपयोगिता सामने आई है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लाइब्रेरी चाहे डिजिटल हो, चाहे हमें जाके लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़नी पड़े, पुस्तकों की अहमियत हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया खुशी ने भी, और इस प्रकार हमारे पूरे पार्टिसिपेंट्स के भाषण हो चुके हैं। तो अब मैं माइक पल्लवी मैम को देती हूँ। धन्यवाद ऐश्वर्या. फारच उत्तम प्रकारे विद्यार्थ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केलेले आहे. आजचा विषय त्यांना अगदी परिपूर्ण समजलेला आहे आणि लायब्ररीचं डिजिटल युगात काय महत्त्व आहे याचं त्यांना पटलेलं महत्त्व, याचा आज मला प्रत्यय आलेला आहे की नक्कीच त्यांना ती फायद्याची आहे, असं आज मला याची नक्कीच जाणीव होते आहे. कारण आपण डिजिटल म्हणतो, पण विद्यार्थ्यांची कन्सेप्ट किती क्लिअर आहे हे आज आम्हाला इथे लक्षात आलेलं आहे आणि विद्यार्थी त्याच्यातून समाधानी आहे हे ऐकून नक्कीच मला आनंद झालेला आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला लाभलेले आपले परीक्षक डॉक्टर हिरालाल मेश्राम सर यांचे या ठिकाणी आम्ही मनोगत ऐकू इच्छितो. तेव्हा मी हिरालाल मेश्राम सरांना विनंती करते की त्यांनी या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त करावे. धन्यवाद पल्लवी मॅडम. आजच्या स्पर्धेच्या अनुषंगाने उपस्थित आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर धर्माधिकारी मॅडम, आयोजक पल्लवी मॅडम आणि जज करणाऱ्या आमच्या अर्षया मॅडम, हेमंत आणि माझे सर्व विद्यार्थी मित्र. स्पर्धेला यश अपयश हे राहतच, परंतु सगळेच स्पर्धक विजयी झाले असं मी जाहीर करतो. तरी पण परीक्षक म्हणून काही तथ्य आणि पथ्य पाळावे लागतात. थोडा न्याय देण्याची भूमिका आम्हाला पार पाडावी लागते. महाविद्यालय हे अथांग महासागर आणि या महाविद्यालयात वाचनालय हे मंदिर आहे आणि विद्यार्थी हे पूजक आहे. डॉक्टर आंबेडकरांनी म्हटलं होतं की वाचाल तर वाचाल, आणि म्हणून प्रत्येक ग्रंथाला वाचक मिळणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून ग्रंथालय हे मोठं आहे आणि महाविद्यालयाचं नाक आहे. सेनापती चांगला असेल तर सेना चांगली आहे, आणि म्हणून लायब्ररीयन चांगला असेल तर विद्यार्थी त्याकडे जातात, आणि हे आमच्या महाविद्यालयाचं भूषण आहे असं मला वाटतं. पण या स्पर्धेमध्ये मला एक गोष्ट जाणवली की स्पर्धकांनी आत्मविश्वास बाळगायला हवा आणि कलेक्टिव्हली माहिती या आधारावर आपण विश्लेषण करू शकतो. तुम्हाला काय अभिप्रेत आहे? दुर्गम दुर्गात किल्ला चढून जाण्यासारखा हा प्रकार असतो, आणि केशवसुतांनी म्हटलं आहे की वाचक किंवा कवी जेव्हा कविता करतो तेव्हा 99% लोक होरपळून निघतात. वाचनालय हे त्यापैकीच एक आहे की तुम्ही जेव्हा त्या ग्रंथामध्ये मान घालता तेव्हा तुम्हाला आजूबाजूचं काहीच सुचत नाही. आणि म्हणून एवढं समृद्ध वाचन असलं पाहिजे आणि प्रत्येक ग्रंथ वाचण्याची आवड आपल्यामध्ये झाली पाहिजे असं मला वाटतं. आणि या अनुषंगाने बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी चांगली माहिती दिली, परंतु अलीकडच्या आजच्या कोरोनाग्रस्त तंत्रज्ञानामुळे काही विपरीत परिणाम निश्चितच होतात. एका मुलीनं फार चांगलं विधान केलेलं आहे की आम्ही जेव्हा तद्रूप होतो वाचनालयामध्ये, मग काही गोष्टी व्हॉट्सअपवर लगेच दुसऱ्या येतात आणि त्याच्यामुळे थोडंसं डिस्टर्बन्स येतच येतं. आणि ह्या थोड्याशा जर उणिवा सोडल्या तर आधुनिक तंत्रज्ञान ही उपयोगी आणि उपयुक्तच आहे. काही विद्यार्थ्यांनी फार सुंदर विवेचन केलं आहे, मी त्यांचं अभिनंदन करतो.
आणि आयोजकांनी मला इथे संधी दिली. पुन्हा आपण तुमच्या भविष्यासाठी मी शुभेच्छा देतो आणि वाचनामध्ये आपण तद्रूप आणि तल्लीन कसं व्हाल, बरंच काही आपणाला घेण्यासारखं आहे. घेणाऱ्यांनी घेत जावे, देणाऱ्यांनी देत जावे, घेणाऱ्यांनी देणाऱ्याचा एक देव साध्य. त्याच्यापेक्षा चांगला ग्रंथ आपल्याला कसा लिहिता येईल याचा आपण विचार करायला पाहिजे, अशी मी आपणा सर्वांना शुभेच्छा देऊ इथे थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अगदी सुंदर प्रकारे सरांनी आम्हाला या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे. याबरोबरच आपल्याला लाभलेले दुसरे परीक्षक डॉक्टर अर्शिया सय्यद मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी देखील या ठिकाणी आपले मनोगत आणि मार्गदर्शन आम्हाला करावे. धन्यवाद पल्लवी मैडम. बहुत ही सुंदर आयोजन. मैं सभी सहभागियों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि इस कठिन समय में भी उन्होंने ये तत्परता दिखाई, सहभागी हुए, पढ़ा, इस विषय को पढ़ा, इस माध्यम से अपने विचार उन्होंने सभी के सामने व्यक्त किए. किंतु एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्पर्धा हो, उस स्पर्धा में जब आप सहभागी होते हो तो उस स्पर्धा के जो कुछ नियम है, कुछ जो शर्तें हैं, उनके बारे में भी जो है ध्यान में रखना चाहिए. एक परीक्षक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं स्पर्धकों को ये बताऊं कि कहाँ कहाँ पर वो जो कमियां हैं वो रह गई, ताकि आप जब अगली बार किसी भी स्पर्धा में सहभागी हो तो वो जो है कमियां रहनी नहीं चाहिए. सबसे पहली बात तो ये है कि भले ही ये आभासी पद्धति से होने वाली स्पर्धा हो, लेकिन इसमें स्पर्धा चाहे कोई भी हो, चाहे आभासी पद्धति से हो, चाहे एक समक्ष रूप में आप उसको प्रस्तुत करें. जब आप वक्तृत्व कर रहे हो तो वक्तृत्व में मैं हमेशा बच्चों से ये बोलती हूँ कि अगर आपको 5 मिनट बोलना है तो आपको आधा घंटे का आपको तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आधा घंटा कब 5 मिनट में बदल जाएगा पता ही नहीं चलता. बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग से छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती है और कुछ बातें हम बोल देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं. अब आभासी पद्धति के फ़ायदे तो बहुत है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए. देखिए, वक्तृत्व है तो हाव भाव ज़रूरी है. आप किस तरह से आप उसको आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप क्या बोल रहे हो. विषय से को पकड़ के विषय से संबंधित जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जानकारी देते वक्त वो केवल और केवल जो है कोरा ज्ञान नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि उसमें आपको क्या लगता है, आप कितने उस चीज़ को आप अपनी दिल की गहराइयों से बता रहे हो, वो ज़रूरी है. और ये जो बात है ये तब आएगी जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे. आपने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने के बाद में आपको लगा कि हाँ, ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयां हैं, तो ये अच्छाइयाँ, बुराइयां, खामियां, ये सारी चीज़ों को आप अपने शब्दों में ढाल के बोलिए. वो जितना प्रभावी होगा, वो जिस व्यक्ति ने उसको लिखा है, जहाँ से भी आपने उसको उठाया है, वो उतना प्रभावी तब नहीं होगा. जितना प्रभावी वो तब होगा जब आप उसमें अपने आप को डालकर उससे जो चीज़ आप निकालेंगे वो ज़्यादा प्रभावी होगा. सबसे पहले वक्तृत्व स्पर्धा में एक जो चीज़ होती है कि आप उसकी शुरुआत कैसे करें. शुरुआत धांसू होनी चाहिए. कहते हैं ना कि आधी जो जंग है वो हम शुरुआत ही अगर हमारी ज़बरदस्त हो तो आधी जंग हम ऐसे ही जीत जाते हैं. तो सभी स्पर्धकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरुआत हमेशा धांसू करें. है ना, धांसू का मतलब कि ऐसे करें कि सुनने वाला ये को लगे कि हाँ भाई, वक्ता तो आज पूरा जो है माहौल अपनी तरफ लेकर छा जाने वाला है. तो शुरुआत छा जाने वाली कीजिए. और जाहिर सी बात है, जितना पढ़ो, कम से कम 1 से 2 घंटे आप उस चीज़ को पढ़ो, इतना पढ़ो कि एक एक चीज़ आपके ध्यान में रह जाए. और जब आप बोलो तो इतने रवादार बोलो, इतने प्रवाह के साथ बोलो कि कहीं पर भी आपका वो प्रवाह टूटना नहीं चाहिए. ऐसे लगना चाहिए सुनने वाले को कि आपके पास ज्ञान कूट कूट कर भरा है, बस आप
लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। तो ये चीज़ आप में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप लोगों को मेरी तरफ से अभिनंदन। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा आपने जो है किया, क्योंकि जब तक आप किसी भी स्पर्धा में सहभागी नहीं होंगे, जब तक आप स्पर्धक नहीं बनेंगे, तब तक आप में कामयाबी की जो है ना, एक वो एक कीड़ा जो होता है कामयाबी का, हर किसी में होता है, वो नहीं आएगा। और वो कामयाबी का कीड़ा तभी आता है जब आप स्पर्धा में सहभागी होते हैं। आप सभी विजेता हो। मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मॅडम. मॅडमने अगदी उत्तम प्रकारे वक्तृत्व स्पर्धेचे नियमांचे अवलोकन केलेले आहे आणि विद्यार्थ्यांनाही त्याची जाणीव नक्कीच झालेली असेल की आपलं कुठे कमी पडलेलं आहो, पण नक्कीच सगळ्याच विद्यार्थ्यांनी यामध्ये अतिउत्तम प्रतिसाद दिलेला आहे आणि त्यांचे मनोगत अगदी व्यवस्थित प्रकारे त्यांनी व्यक्त केले आहे. आणि ज्या काही त्रुटी राहिल्या असतील तर आपण दरवर्षी हा कार्यक्रम नक्कीच करू अशी मी आशा बाळगते, आणि राहिलेल्या ज्या काही त्रुटी असतील त्या आपण नक्की पुढच्या याच्यात पूर्ण करू अशी मी विद्यार्थ्यांकडून आशा बाळगते. यापुढे आपल्या कार्यक्रमाला लाभलेल्या अध्यक्ष महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅडम यांना या ठिकाणी मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमानिमित्त आपलं मार्गदर्शन आम्हाला घ्यावे. सबसे पहले तो एस रंगनाथन इनकी स्मृति में आयोजित इस वक्तृत्व स्पर्धा के लिए लाइब्रेरी के पूरे स्टाफ का मैं विशेष क्या कह सकते हैं अभिनंदन करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये आज का दिन, आज का मौका ये लिया और नए परिप्रेक्ष्य में, जिसको हम कह सकते हैं सिनारियों में, जो लाइब्रेरी है उसका महत्व क्या है, इस पर उन्होंने इस वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया. ये एक बहुत अच्छी पहल आप लोगों ने की है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ये नए युग का एक अपरिहार्य ऐसा स्वरूप है, ऐसा हम कह सकते हैं. थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं कि पहले क्या था, लाइब्रेरी कैसे थी और कैसे हुआ करती थी. भूर्ज पत्र थे पहले तो, मुखोद्गत, पहले तो यानी क्या लिखित नहीं था, ज्ञान जो था वो लिखित नहीं था, वो मुखोद्गत होते थे और श्लोक कहा करते थे. वहाँ पे अभंग है या जो भी लोक साहित्य था वो पहले निर्माण हुआ, उसके बाद में साहित्य और उसका लिखना शुरू हुआ. तो ये गाथाएं आपको पता होगी की तुकारामांची गाथा जेव्हा बुडवली तेव्हा ती तरंगली. हे आपण प्रतिकात्मक घेऊया. लोकांच्या मनातच ती इतकी होती की ती तशीच्या तशीच परत सगळ्यांना रिट्राईव्ह करता आली. इट कुड बी रिट्राइव्ड अगेन. तो साहित्य और जो भी हम हमारा नॉलेज है, हमारे जो अनुभव है, इसका रूपांतर हम करते हैं. इन्फॉर्मेशन ये एक लेवल होती है जहाँ पर हम जानकारी देते हैं. जानकारी को नॉलेज में कन्वर्ट करना, ये जो बात है, इसके लिए ये बुक्स हमारे बहुत काम आते हैं. और मुझे तो पता है कि आप लोगों को भी शायद याद होगा, कुछ लोगों को, कि लाइब्रेरीज़ जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ है या बाकी लाइब्रेरीज़ में हम छोटे थे तब जाते थे, 2 बुक्स मिलती थी हफ्ते में. तो वो 2 बुक्स पढ़ने के लिए हमको साइकिल से जाना लाइब्रेरी में, वो बुक्स वापस करके आना, और उसी दौरान शेरलॉक होम्स हो, चाहे वो और भी दूसरे कोई मराठी में जो फास्टर फेण्या हैं अतिशय गाजलेला जो बाल साहित्य था वो पढ़ा. उसके बाद में आगे जैसे गए तो अल्बर्ट श्वाइट्ज़र है और बाकी चरित्र जिन लोगों के हमने पढ़े, टॉल्स्टॉय की बातें हैं, तो ये सभी पढ़ना जो हुआ, इससे फिर ज्ञान में ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है, इसका जो कनेक्शन है ये पता लगने लगा. और शायद यही रोल होता है लाइब्रेरीज़ का कि नॉलेज, इन्फॉर्मेशन तो है ही, लेकिन उसको नॉलेज तक कैसे पहुंचाए, ये आपको गाइड करने वाली ये सब लाइब्रेरीज़ होती हैं. लाइब्रेरीज़ की बात करें और डॉक्टर अंबेडकर, इनकी याद ना आए ऐसे हो ही नहीं सकता. तो उनके जैसा वाचक शायद रेयर है. उनके लिए उन्होंने जहाँ पर रेफर की थी बुक्स, वहाँ का कक्ष आज भी उनकी स्मृति में उन्होंने वैसे ही कायम रखा है. तो ये उनके वाचन की जो एक कह सकते हैं कि एक जिज्ञासा थी उनमें, उसका वो द्योतक है, ऐसा हम कह सकते हैं. मराठी में ऐसे कहते हैं की दिसा माझी काहीतरी लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे. यानी क्या, तो हमने दिन में कुछ तो कुछ लिखना है, ये बात तो है ही, हमने पढ़ना भी चाहिए. वाचाल तर वाचाल, आता सर म्हणाले. आणि ये अभी का जो हम माहौल यदि देखेंगे तो आप सभी ने बहुत बखूबी बताया है कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन ये एक अपरिहार्य रूप हो गया है लाइब्रेरीज़ का. हमको लाइब्रेरीज़ के बारे में जैसे हमने कहा डिजिटलाइजेशन,
तो लाइब्रेरियंस जो है उनका भी एक रोल है, उनका रोल टीचर से कम नहीं है, किसी शिक्षक से कम नहीं है। और आज तो हम कहते हैं कि लाइब्रेरी ये वर्ड भी शायद नहीं है, आजकल हम उसको इंफॉर्मेशन सेंटर ऐसा हम कह सकते हैं, रिसोर्स उसको मानते हैं हम। तो इसीलिए उनको टीचर्स आप यदि बनाते हैं तो आपको आपने क्या पढ़ना चाहिए, एंथोलॉजीज़ हो, चाहे वो रेफरेंसेस हो, आपको संदर्भ निकालने हैं, रिसर्च करना है, तो रेफरेंस तक पहुंचाने के लिए लाइब्रेरियंस बहुत योगदान दे सकते हैं। और शायद यही सब बातें हमको लाइब्रेरी में जब हम समय बिताते हैं तो हमें पता लगती है। मुझे याद है जब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हम पढ़ते थे तो लाइब्रेरियन ऊपर ढूंढते हुए आते थे कि कोई रुक तो नहीं गया लाइब्रेरी में, उसको पहले बाहर निकालो ताकि वो लॉक करे। तो वैसे हमने पढ़ा है नागपुर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, रेफरेंसेस खास करके जब पढ़ते हैं हम तो बहुत उसमें से इंफॉर्मेशन, ज्ञान हमें मिलता जाता है। मुझे लगता है कि डिजिटलाइजेशन की जब बात करते हैं तो ई बुक्स है, ई रिसोर्स है, ये सब बातें हैं ही, लेकिन उसके साथ शायद आप लोग भूल गए कि ऑडियो बुक्स भी आई है। आजकल ऑडियो बुक ये भी एक अलग फॉर्म है जिसमें हम सुनते हैं, किताब पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं उसको। तो ये सभी ई फॉर्मेट्स जो है, डिजिटलाइजेशन जो है, ये अपरिहार्य है। और ख़ास करके जब हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये सभी डिजिटलाइजेशन अपरिहार्य रूप से है। मुझे तो लगता है कि कभी शायद ऐसा दिन भी आएगा कि जहाँ पे हमारे ब्रेन में एक चिप बिठाई जाएगी जिसमें पूरी की पूरी लाइब्रेरी होगी, जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ उसको याद करना है और फटाक से वो सब हमारे मन में पूरा का पूरा सामने आएगा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो झेप है ये बहुत बड़ी है, उसमें ये बदलता रूप और भी बदलता हुआ हमें दिखेगा। जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की तो अभी बात हुई, इंटरनेट की बात हुई, वहाँ पर जो पूरा जो सागर उमड़ पड़ता है, आप एक क्लिक करो और आपको थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसेस उसके मिलते हैं। तो ये जो बात है ये हमें भी नहीं थी, हमारी पीढ़ी ने भी ये बात पहली बार देखी जब, तो हम बौखला गए थे कि इट वॉज लाइक इंफॉर्मेशन, ब्लास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोजन उसको कहा गया। और शायद यही एक यानी शॉक था पूरे ज़माने के लिए कि इंफॉर्मेशन का प्रस्फोट जब होता है तो उसका मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो ये बात भी डिजिटलाइजेशन के साथ आएगी कि इंफॉर्मेशन सिर्फ रखना नहीं है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो भी आप सीखेंगे ऐसे मुझे लगता है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं हम लोग, और एज का तकाजा है कि जब किताबों की बात आती है तो किताबों के अलग अलग उपयोग हमारी पीढ़ी ने देखे थे, और ख़ास करके पिक्चरों में देखे थे कि बुक गिरती थी, फिर उठाते थे, फिर टक्कर होती थी और कोई मिलता था, या फिर बुक में से कोई लेटर्स भी इधर से उधर जाते थे। सो आपकी पीढ़ी ने शायद ये मिस किया, नहीं आपकी पीढ़ी तो ऐसे मिस नहीं करेगी, लाइब्रेरी है ही आपके लिए। सो पल्लवी ऐसे होता है अपने कॉलेज में? पता नहीं, तो जो भी करे इसका उपयोग ज़रूर करें, और लाइब्रेरी मल्टीपर्पज़ उपयोग वाली हो आपके लिए, और अच्छी अच्छी यादें आपके लिए लाइब्रेरी से मिले, यही उम्मीद है। फिर से एक बार इस आयोजन के लिए पूरे लाइब्रेरी टीम का, यहाँ पर हेमंत सर है, यहाँ पे पल्लवी मैडम है, स्मिता मैडम है, संदीप है, ये सभी लोग हैं, और बाकी की टीम जो जुड़ी हुई है स्टूडेंट्स की, वो तो हमेशा दिखने वाले हैं ही यहाँ पे। अपेक्षा ये रहती है हर बार कि कोई नया चेहरा देखे, तो नए चेहरे अगली बार किसी कंपटीशन में हमको दिखेंगे ऐसी उम्मीद रखती हूँ। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया उनका बहुत बहुत अभिनंदन कि बहुत अच्छे से उन्होंने सामने रखा है विषय, और ये विषय का सार्थक हुआ है ऐसा हम मानते हैं। विकिपीडिया वाली आपकी पीढ़ी है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन सिर्फ नहीं, you learn to manage the information also and be knowledgeable. So with this I rest my presentation, and again thanks for the opportunity. धन्यवाद मॅडम। मॅडमने अगदी उत्तम प्रकारे आपल्याला इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट इंटू नॉलेज, म्हणजे इन्फॉर्मेशन ही सर्वप्रथम डेटा आणि मग इन्फॉर्मेशन असते, पण ती नॉलेजमध्ये जेव्हा कन्वर्ट होते तेव्हाच ती आपल्या उपयोगात येते आणि ती आपल्याला ज्ञानाच्या स्वरूपात सदैव आपल्यासोबत असते। तर याचं अगदी उत्तम प्रकारे आपल्याला मॅडमने मार्गदर्शन केलेलं आहे। तसेच लायब्ररी ही नुसती लायब्ररी नसून ती आता लर्निंग रिसोर्स सेंटरच्या स्वरूपात आता प्रत्यक्षात आलेली आहे, त्याच्यामुळे आपणही त्याला लर्निंग रिसोर्स सेंटर ॲज अ लर्निंग रिसोर्स सेंटर आपण ती वापरावी आणि त्याचा त्या दृष्टीने उपयोगही करावा अशी मी सगळ्या विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षा करते। तसंच माहिती युगात जे माहिती एक्सप्लोजन जे होत आहे
त्या संदर्भातही मॅडमने आपल्याला अगदी उत्तम प्रकारे सांगितलं आहे की ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला कशी मॅनेज करता आली पाहिजे, डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून आपण ती कशी मॅनेज केली पाहिजे, या अनुषंगाने सर्वच प्रयत्नशील राहू आणि यापुढेही आपण याचा अगदी व्यवस्थित प्रकारे उपयोग करू अशी मी सगळ्यांकडून आशा बाळगते. आणि यापुढे आपला कार्यक्रमाचा समारोपाचा कार्यक्रम म्हणजे आभार प्रदर्शन, तर आभार प्रदर्शनाच्या दृष्टीने मी आमच्या महाविद्यालयाचे हेमंत खेडीकर सर यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करून या ठिकाणी आपले मार्गदर्शन व्यक्त करावे. थँक्यू पल्लवी मॅडम. आजच्या आमच्या महाविद्यालयात TCSW लायब्ररी विभागातर्फे डॉक्टर SR रंगनाथन बर्थ ॲनिव्हर्सरी निमित्त इलोकेशन कॉम्पिटिशन वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आली ऑनलाईन मोडमध्ये. तर या आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेत कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅडम लाभल्या, त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. लायब्ररीवर त्यांची विशेष माया आहे कारण की नवीन कार्यक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या उपयोगासाठी होणारे नवीन ॲडव्हान्स कार्यक्रम यासाठी ते नेहमी प्रेरणा देत असतात, म्हणून त्यांचे विशेष आभार. तसेच या कार्यक्रमाला परीक्षक म्हणून लाभलेले डॉक्टर हिरालाल मेश्राम सर आणि सोबतच आमच्या महाविद्यालयाच्या आमच्या डॉक्टर अर्शिया मॅडम यांनी जे परीक्षण केले आणि त्यानंतर आपले विचार मनोगत व्यक्त केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारे आमच्या महाविद्यालयाची सिनियर फॅकल्टी डॉक्टर दीपक मसराम सर हे सर्व कार्यक्रमात मदत करतात आणि आपला काही ना काही अंश त्यांचे योगदान असतं, त्याबद्दल सुद्धा मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. कार्यक्रमासाठी स्वागतासाठी लाभलेला आमचा स्टाफ स्मिता भेलावे मॅडम, संदीप रहाटे सर हे सुद्धा वेळात वेळ काढून आम्हाला लाभले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. कार्यक्रमाच्या संयोजिका आणि नेहमीच नवनवीन कार्यक्रम कल्पना मांडून स्टुडंटला त्यात सहभागी करणाऱ्या लायब्ररी इन्चार्ज आणि या कार्यक्रमाच्या कोऑर्डिनेटर पल्लवी मॅडम यांचे मी विशेष करून आभार मानतो. तसंच या कार्यक्रमाला आमचे विद्यार्थी प्रतिनिधी ऐश्वर्या मिश्रा आणि खुशी नंदवंशी, दीपांकर, शिवम आणि टेक्निकल इन्चार्ज आमचे दिनेश सर महाविद्यालयाचे, यांचे पण मी विशेष आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचे म्हणजे या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी पार्टिसिपेट केला त्या सर्व स्पर्धकांचे मी विशेष आभार व्यक्त करतो. आणि आमची जी ऑनलाईन एक स्टुडंट आर्मी फोर्स आहे जी प्रत्येक कार्यक्रमात असते, त्यांच्यामुळे आम्हाला पण हिंमत येते, त्यांचेसुद्धा मी सर्व आभार मानतो आणि सर्वांचे अप्रत्यक्षरित्या आभार मानतो. आणि अध्यक्षाच्या वतीने हा कार्यक्रम संपला, पण तत्पूर्वी राष्ट्रगान होऊन हा कार्यक्रम संपेल असं मी जाहीर करतो. डाउनलोड करून पुढच्या वेळेला डाउनलोड त्याच्याशिवाय जाताच येत नाही. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध मराठा
नीलोत्कलभङ्ग विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उच्चल जलधितरङ्ग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय थँक्यू Congratulations. Very well organized. Very well organized. अभिनंदन मॅडम.